Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend, mentor and guide for the subject audit, and I'm here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. तो अभी हम कर रहे हैं ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस रिवाइज थ्रू अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज एंड आज है हमारा डे 2 एंड आज हम रिवाइज करने वाले हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस जो कि एक बहुत इजी आइटम है जिसपे एंटिटी को बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, ऑडिटर को बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता एंड आपको भी बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऑडिट प्रोसीजर्स भी बहुत आसान है एंड ये टॉपिक भी बहुत छोटा सा है. सो नॉट इवन वेस्टिंग अ मिनट, लेट्स गेट इनटू द टॉपिक. तो ये आइटम का नाम है रिजर्व्स एंड सरप्लस, पर इसका मतलब क्या होता है? तो मैं इसको कहती हूँ कंपनी का पिगी बैंक. यानी कंपनी के पास जो भी पैसे एक्सेस में बच जाते हैं जिसके लिए अभी उसके मन में कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, वो उसे रिजर्व्स एंड सरप्लस में डाल देते हैं. एग्जाम्पल, सो सपोज कंपनी को प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, उस पर उसने 30 रुपए का टैक्स दे दिया, बचा 70 रुपए, उस पर उसने सोचा कि यार चलो इस बार डिविडेंड भी दे देते हैं, तो 20 रुपए का डिविडेंड भी दे दिया. अब बचे 50 रुपए एंड कंपनी के माइंड में अभी इस 50 रुपए से उसको कोई एक्सपेंडिचर याद नहीं आ रहा, तो कंपनी इसको ट्रांसफर कर देगी रिजर्व्स एंड सरप्लस. सिमिलरली जैसे अगर आपके घर पे कोई रिलेटिव आए, आपको 500 रुपए का लिफाफा देके जाए, आप 500 रुपए का लिफाफा देखते ही सोचते हो कि क्या अभी मुझे इसे खर्च करना चाहिए, क्या अभी मुझे कोई चीज चाहिए. अगर जवाब आता है हाँ, तो वो वहां खर्चा हो जाता है, और अगर जवाब आता है ना, तो ये पैसे चल जाता है आपके पिगी बैंक में फॉर द फ्यूचर पर्पसेस. तो सिमिलरली कंपनी भी ऐसे जो अमाउंट्स है वो अपने फ्यूचर के लिए सेव करती है एंड उससे डालती है रिजर्व्स एंड सरप्लस. ठीक है मैम, ये बात तो मुझे समझ आई, पर रिजर्व्स एंड प्रोविजन में क्या डिफरेंस होता है फिर? सो प्रोविजन होता है एक एस्टिमेटेड प्रोबेबल ऑब्लिगेशन के लिए. मतलब कंपनी को पता है वो खर्चा होने वाला है एंड कंपनी हैज आइडेंटिफाइड दैट एक्सपेंडिचर. पर रिजर्व्स में ऐसा नहीं होता. रिजर्व्स में कंपनी कोई अमाउंट कोई आइडेंटिफाइड एक्सपेंडिचर के लिए नहीं करती, बस एक फ्यूचर सेविंग या फ्यूचर पर्पस के लिए या फ्यूचर कंटिजेंसी के लिए करती है कि कल को हमारे मन में कोई खर्चा आया, कल को हमें कोई खर्चा करना पड़ा, तो वो हम रिजर्व से कर देंगे. जब वो पैसे रिजर्व्स में ट्रांसफर कर रही होती है तब उसके माइंड में कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस नहीं रहता. फर्दर क्योंकि प्रोविजन प्रोबेबल ऑब्लिगेशन के लिए होता है तो वो होना जरूरी है. उसमें कंपनी ये नहीं कह सकती कि चलो यार बाद में कर लेंगे या नहीं करेंगे. अरे कंपनी को पता है वो एक्सपेंसेस देने हैं एंड उसी की कंपनी अभी से तैयारी कर रही है, तो प्रोविजंस आर कंपलसरी एंड देयरफॉर दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. यानी प्रॉफिट हो या नहीं हो उससे कंपनी कुछ नहीं कर सकती, कंपनी को तो वो खर्चा बियर करना ही होगा. बट रिजर्व्स के केस में ऐसा नहीं है. रिजर्व्स में कंपनी तभी अमाउंट ट्रांसफर करती है जब उसके पास कोई प्रॉफिट बच जाता है. दैट इज रिजर्व्स आर एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. प्लस एक बात बताओ, क्या हर बार रिलेटिव तुम्हें 500 का नोट देके जाते हैं? नहीं मैम, कई बार तो वो कुछ नहीं देके जाते, या कई बार वो चॉकलेट्स पकड़ा जाते हैं. तो क्या जरूरी है हर बार 500 आपके पिगी बैंक में जाए? नहीं मैम. सिमिलरली इट इज नॉट assured और it is not ensured कि हर साल कंपनी हर फाइनेंशियल ईयर में कंपनी कुछ अमाउंट रिजर्व्स में ट्रांसफर करेगी. इट कैन बी सच दैट कि कंपनी ट्रांसफर ना कर पाए क्योंकि प्रॉफिट्स एग्जॉस्ट हो जाए या एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए या कंपनी उस प्रॉफिट्स को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दे. तो रिजर्व्स कोई ऑब्लिगेटरी थिंग नहीं है कि कंपनी को करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बट हाँ अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स बच जाते हैं तो वो उसे रिजर्व्स में डाल सकते हैं. ठीक है. So reserves are basically an appropriation of profit that are not intended to meet any liability, contingency, commitment or diminution in the value of asset. क्योंकि ये चारों चीजों के लिए ना प्रोविजन बनता है, रिजर्व नहीं. अगर कंपनी को पता है उसे ये खर्चा करना है, अगर कंपनी को पता है उसकी ये कमिटमेंट है, अगर उसको पता है कि डिम्यूनेशन करना है, अगर उसको पता है कि उसे लाइबिलिटी मीट करनी है, तो वो प्रोविजन बनाता है, रिजर्व्स नहीं बनाता. ठीक है. अब रिजर्व्स जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व. ऐसे तो आप नाम से ही समझ गए होंगे इनका मतलब क्या है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ. कैपिटल रिजर्व्स मींस दोज रिजर्व्स दैट आर नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब ये कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ही होते हैं. एग्जाम्पल, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. हमने लास्ट डे पे बात की कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो अमाउंट है वो सिर्फ सेक्शन 52 के ही पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है. मतलब दैट अमाउंट इज ओनली फॉर दोज 5 पर्पसेस.
वो किसी और चीज के लिए यूज नहीं हो सकता, या दैट इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे रिजर्व को कहते हैं कैपिटल रिजर्व। वेयर those reserves which are free for distribution, which are free for utilization, उसको कहते हैं रेवेन्यू रिजर्व या फ्री रिजर्व। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जनरल रिजर्व या पीएनएल का सरप्लस या कोई अन्य रिजर्व जो कंपनी बनाती है दैट इज यूटिलाइज्ड और दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी पर्पसेस। ठीक है मैम, क्या ये सब चीजें हमें याद करके जानी है? ये सब चीजें याद करके जानी है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ। ठीक है, अब मैम रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसका डिफरेंस, ये सब तो समझ में आ गया, पर ऑडिटर को क्या करना है? तो ऑडिटर को सबसे पहले चेक करना है कि ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस डिस्प्लेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है कि नहीं, दैट इज चेकिंग द एग्जिस्टेंस असर्शन। उसके बाद जो रिजर्व्स एंड सरप्लस दिख रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो कंप्लीट तो है ना, मतलब उसके बाहर तो कंपनी के पास कोई सरप्लस नहीं है ना जो कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाया, दैट इज चेकिंग द कंप्लीटनेस असर्शन। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट तो सही है ना, दैट इज चेकिंग द वैल्यूएशन असर्शन। उसके बाद रिजर्व्स एंड प्रोविजन से जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लस से रिलेटेड जितने भी लॉज एंड ऑब्लिगेशन है वो कंपनी ने फुलफिल एंड कंप्लाई तो किए है ना, दैट इज चेकिंग द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन असर्शन। एंड लास्टली रिजर्व्स एंड सरप्लस से रिलेटेड जितने भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है एज स्टेटेड इन शेड्यूल 3 वो कंपनी ने कंप्लाई तो किए है ना, दैट इज चेकिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर असर्शन। तो मैम ऑडिटर इसे कैसे चेक करेगा, आइए जानते हैं। तो एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन चेक करने के लिए ये कुछ प्रोसीजर्स है जो ऑडिटर को करनी है। सबसे पहले उसको करंट ईयर रिजर्व का बैलेंस प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना होगा, देखना होगा क्या ड्यूरिंग द ईयर कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है क्या, यानी कोई रिजर्व में एड ऑन हुआ है या कोई रिजर्व यूटिलाइज हुआ है क्या। अगर हुआ है तो उससे रिलेटिंग डॉक्यूमेंट्स ले लो। अगर चेंज पीएनएल में है, यानी प्रॉफिट रिजर्व में ऐड हुआ है, लॉस रिजर्व से डिडक्ट हुआ है, तो उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से चेक कर लो। अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो उसके लिए पक्का मीटिंग हुई होगी जिसमें रेजोल्यूशन पास हुआ होगा, तो रेजोल्यूशन की कॉपी ले लो ऑफ बीओडी एंड शेयर होल्डर्स। अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया नहीं है, बस डिक्लेयर किया है, तो मैम इसका इफेक्ट क्या आना चाहिए अकाउंट्स में? नहीं, इसको बस एक डिस्क्लोजर की तरह कंपनी को दिखाना चाहिए। तो मेक श्योर इफ एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, तो वो डिस्क्लोज्ड है इन द नोट्स टू अकाउंट्स। एंड लास्टली अगर कंपनी ने कोई शेयर्स इशू किए हैं प्रीमियम में, तो मेक श्योर वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ही गया है। एंड अगर कुछ पैसे यूटिलाइज हुए उस अकाउंट से, तो वो एज पर द पर्पसेस स्टेटेड इन सेक्शन 52 उसके हिसाब से हुए हैं, उसके अलावा किसी और पर्पसेस के लिए नहीं हुए हैं। सो इजी पीजी 3 पॉइंट्स है, आराम से याद हो जाएंगे। एक बार फटाफट फिर से रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले करंट ईयर बैलेंस को प्रीवियस ईयर बैलेंस से कंपेयर करना है, देखना है क्या क्या चेंजेस है, चेंजेस की कॉरेस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट्स ले लेनी है। अगर पीएनएल में चेंजेस हुए हैं, यानी प्रॉफिट या लॉस जुड़ा है या डिडक्ट हुआ है अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस से, तो आप देख लो उसको फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो मेक श्योर दैट यू आर वेरीफाइंग इट विद द रेजोल्यूशंस ऑफ बीओडी एंड शेयर होल्डर्स। पर अगर कंपनी ने सिर्फ डिविडेंड डिक्लेयर किया है, देख लो उसका डिस्क्लोजर कंपनी ने नोट्स में कर दिया है ना। एंड लास्टली अगर कंपनी ने शेयर्स प्रीमियम पे इशू किया, तो मेक श्योर दे हैव क्रेडिटेड द प्रीमियम अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एंड अगर उसमें से कोई पैसे यूटिलाइज किए हैं, तो मेक श्योर दैट इज फॉर द पर्पसेस एज स्टेटेड अंडर सेक्शन 50। एंड लास्ट चीज जो ऑडिटर को चेक करनी है दैट इज प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, यानी क्या कंपनी ने जो भी शेड्यूल 3 रिक्वायरमेंट्स है इन रिलेशन टू रिजर्व्स एंड सरप्लस वो सारे अध्ययर टू किए है ना, वो सारे डिस्क्लोज किए हैं ना। तो क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है कंपनी को अंडर शेड्यूल 3 फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस? तो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन रिजर्व अकाउंट, ये सारे रिजर्व्स कंपनी को अलग अलग डिस्प्ले करना है, इनके सारे डिटेल्स देने। अगर कोई और रिजर्व कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर बनाया है या कंपनी का है कोई और रिजर्व, तो उसका नेचर एंड अमाउंट बताना है।
पीएनएल का सरप्लस या डेफिसिट बताना है, यानी प्रॉफिट या लॉस बताना है। एंड लास्टली अगर कोई रिजर्व कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के लिए है, कोई स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए है, कोई ईयर मार्क्ड इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो उसका भी सारा डिटेल्स दे देना। सो डिस्क्लोजर भी आई फील इजी है, सारे नाम आप जानते हैं, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अकाउंट्स में, क्लास 11-12 में भी हमने इन रिजर्व्स के बारे में सुना था, तो मुझे लगता है दे आर इजी टू हैंडल एंड आपको याद रहेंगे। एंड खैर प्रोसीजर्स तो सिर्फ 3 है, तो मुझे लगता है आज के तो नोट्स रिवाइज करने में आपको मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे। सो दिस वॉज डे 2 ऑफ आवर सीरीज एंड आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू डू सो डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड अब हम मिलेंगे डे 3। थैंक यू।